Welcome to Allium Chemistry. Hello everyone. This is Alka Rani ma'am from Haryana and मैं आपको जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 स्टार्टअप करने वाली हूँ. पार्ट 4 में आपके क्या क्या टॉपिक कवर होंगे. स्लेटर्स रूल कवर होगा आपका एंड टू फाइंड, यहाँ पर आपका एक टॉपिक और कवर होगा बच्चा, टू फाइंड द ग्रुप ब्लॉक. ये जो बेसिक आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है पीरियड, वो सब आपका यहाँ पर कवर होगा. साथ ही साथ आज आपका रेडियस स्टार्टअप हो जाएगा, यानी आयनिक रेडियस और आपका एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सब कुछ आज ये बेसिक कवर होगा. जर्नल मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रही हूँ. सो यहाँ पर आप फ्रीली पढ़ सकते हैं, मेरे साथ अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं फ्रीली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 4. दिस इज माई प्रोफाइल, यह मेरा प्रोफाइल है, आप इसे पढ़ सकते हैं. सेकेंड, लास्ट पार्ट में मैं आपको जो करा रही थी बच्चा, लास्ट पार्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था स्लेटर्स रूल. तो स्लेटर्स रूल में आपको बताया कि स्लेटर्स रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, और पार्ट 3 में ही आपको पार्ट 3 में आपको एस और पी शेल के लिए मैंने करा दिया था. एस और पी शेल के लिए मैं पार्ट 3 में डिस्कस करा चुकी हूँ. अब बात आती है कि अगर मैम डी और एफ का क्वेश्चन आता है, अगर डी और एफ शेल का वो क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे डी एंड एफ शेल के लिए. या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ये देख रहे हो आप क्वेश्चन, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरिफेरी जेड इफेक्टिव फॉर नाइट्रोजन 7. अगर वो आपसे ये पूछे कि इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको क्या बताना है बच्चे, जेड इफेक्टिव निकालना है फॉर द पेरीफेरी, तो इसके लिए आपको पेरीफेरी का मतलब पता होना चाहिए. तो आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले डी शेल के लिए बताऊंगी. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स टू फाइंड द पीरियड एंड द ग्रुप एंड ब्लॉक. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर द डी शेल. तो बच्चे आपने एस और पी शेल के लिए निकाल लिया होगा, आपने एस के लिए निकाल लिया होगा. अब मैं आपको डी शेल के लिए बताती हूँ, मैं आपको डी शेल के लिए बताती हूँ. या फॉर द डी शेल, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, एग्जाम्पल हम वही लेकर चलेंगे, जिंक 30 वाला हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे. दिस इज जिंक 30. जिंक 30 के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्लेटर वाली लिखी जाएगी 1s2, 2s2, देन आपका 2p6 रहेगा, देन आपका 3s2 रहेगा, 3p6 रहेगा, 3d10 रहेगा एंड आपका एक रहेगा 4s2. ओके, अब वो आपको कह रहा है डी शेल के लिए निकालना है. डी शेल का मतलब है कि स्पेसिफिकली पूछा होगा या बुक कॉपी पर उस पर लिखा होगा, आपका क्या लिखा होगा बच्चे कि फॉर द डी ऑर्बिटल, फॉर द डी ऑर्बिटल आपको डी ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू डू, आप डी ऑर्बिटल के लिए जब वो बात करेंगे तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने डी ऑर्बिटल के लिए बात करी ना, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे डी ऑर्बिटल के जो राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स रहेंगी उनको कैंसिल आउट कर देना. ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर उसने डी ऑर्बिटल की बात की तो आप ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड वाली जितनी भी आपकी राइट हैंड साइड वाली रहेंगी वो कट हो जाएंगी. राइट हैंड साइड की जितनी भी रहेंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चा, कट हो जाएंगी. ओके, ये कट हो गई है. तो अब मैं किसके निकालना है, मुझे जेड इफेक्टिव निकालना है डी ऑर्बिटल के लिए. सिग्मा का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या आपको लिखवाया भी होगा और आपने अपने नोट्स में लिखा होगा. देखो बच्चा, नोट्स साथ साथ बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डी एंड एफ, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी एंड एफ में, और उसको क्या करना है -1 करना है और मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन इंटू 1. जितना आपका रेस्ट इलेक्ट्रॉन है इंटू क्या रहेगा 1 रहेगा. ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे एप्लीकेबल करेंगे, देखो मुझे बताइए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है. यू विल सी दैट डी में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है. आपको डी के लिए पूछा तो आप डी में लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन है, -1 करेंगे और ओके सॉरी -1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से. अच्छा, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा, रेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए. देखो 6 ये है, 2, 6, 2 एंड 2. आई थिंक अब इन्हें प्लस कर सकते हैं और प्लस करके 18 आएगा आपका आंसर. 18 इलेक्ट्रॉन है रेस्ट इलेक्ट्रॉन इंटू 1, रेस्ट इलेक्ट्रॉन इंटू 1 और यहाँ पर प्लस आएगा. ठीक है बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस. ये रहा, देखो मैंने डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन थे डी में, तो 10 पुट किया, -1 किया, 0.35 प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, बचे वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 18 थे, क्रॉस 1 कर दिया, तो आपका आएगा 9 इंटू 0.35 प्लस 18. ओके, नाउ सॉल्व दिस. आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 21.15. यू विल बी गेट 21.15. ये आपने क्या निकाला बच्चे, ये आपने अभी सिग्मा निकाला है. आपने क्या निकाला है, शील्डिंग कांस्टेंट निकाला है. दिस इज योर शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा, आपने फाइंड आउट कर दिया 21.5.
आपको निकालना क्या था, आपको जेड इफेक्टिव निकालना था। तो बच्चे आप जेड इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना होता है 30, सिग्मा कितना होता है, सिग्मा कितना होता है बच्चे आपका 21.15 और आपने इसे सॉल्व किया होगा, आई थिंक सॉल्व करेंगे तो 8.85 आंसर आ जाएगा। 8.85 इसका आंसर आ जाएगा फॉर द जेड इफेक्टिव। ओके, ये आपका जेड इफेक्टिव का आंसर आता है किसके लिए, फॉर द डी ऑर्बिटल के लिए। जिंक का निकाला मैंने फॉर द डी ऑर्बिटल के लिए। अब इससे हमें क्या देखने को मिला, हम इससे क्या सीखने को हमें इसको चीज़ मिलती है। देखो हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली है, वो क्या है कि अगर मैं बात करूँ, अब अपने पार्ट 3 और पार्ट 4 को ध्यान से देखो बच्चा, सिस्टमेटिकली पढ़ना है आपने, क्योंकि पार्ट 4 तभी समझ आता है जब आपका पार्ट 3 कंप्लीट होगा। आपने जेड इफेक्टिव निकाला, जिंक के लिए ही बात कर रही हूँ मैं, स्पेशली जिंक के लिए जेड इफेक्टिव निकाला तो 4s2 आया आपका। 4s2 के लिए निकाला होगा तो आई थिंक आया होगा आपका 4.35। और जब आपने जेड इफेक्टिव निकाला किसके लिए, 3D10 के लिए, 3D10 के लिए निकाला तो आपका आंसर आया होगा 8.85। ओके, अभी निकाला ये हमने 8.85 अभी निकाला, पार्ट 4 में आपको मिलेगा ये, इसका सोल्यूशन पार्ट 4 में है, और ये जब निकाला था तो पार्ट 3 चल रहा था आपका, ठीक है। ओके, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पता चलेगा। सो जेड इफेक्टिव आपके पास आ गया। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा जाए कोई कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, एक्साइटेशन कराते हैं। दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कराएंगे। तो जब हम फिलिंग करते हैं तो हमारे पास फिलिंग किसका होगा, 4s का पहले होगा या 3D का पहले होगा फिलिंग। अगर मैं एक्साइट की बात करूँ तो 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जाएगा या 3D में से जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जब आपको फिलिंग करनी होती है तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, फिलिंग करने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, n+l रूल लगता है। फिलिंग के लिए n+l रूल लगेगा और एक्साइटेशन के लिए आपका क्या लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ जेड इफेक्टिव। वो चेक करोगे आप बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ जेड इफेक्टिव। n+l रूल लगेगा आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए एंड एक्साइटेशन के लिए जेड इफेक्टिव। तो अगर मैं n+ रूल लगाती हूँ, यहाँ पर n+s रूल लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा बच्चा, तो n+l रूल लगाया आपने, यहाँ पर आपको मिलता है n है 4, s कितना है, s से आपको l मिलेगा बच्चे, l कितना मिलेगा, वैसे भी मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया था, 3 + d के लिए कितना होता है 2। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आता है वो 4 आता है और यहाँ पर जो आपका वैल्यू आता है ये 5 आता है। तो जिसका लोअर वैल्यू होगा, जिसका लोअर n+ वैल्यू आएगा उसमें फिलिंग पहले होगी। तो सबसे पहले फिलिंग किस में करेंगे आप, 4s में। ये तो कंफर्म हो गया। अगर मैं एक्साइटेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो ऊपर, एक्साइटेशन के लिए 4.35 इसके लिए है, 4.35 जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर लग रहा है और इस पर कितना लग रहा है, 8.85 न्यूक्लियर चार्ज, इस पर 8.85 लग रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना किससे ईजी है। यहाँ पर सिर्फ 4.35 चार्ज लग रहा है और यहाँ पर 8.85 चार्ज लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ईजिली कहाँ से बाहर आ सकता है, इजीली कहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, आपका 4s से आ सकता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन भी 4s से होगा। जब आप फिलिंग करने जाओगे तब भी 4s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे और जब आप एक्साइट करने जाओगे तब भी आप 4s से ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे। तो ये इसके पीछे का मेन रीज़न है। इसके पीछे का मेन रीज़न मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, जो इसके पीछे का मेन रीज़न है। और अब मैं आपको एक लास्ट टाइम मैंने आपको एक होमवर्क दिया होगा बच्चे, ध्यान होगा आपको, मैंने आपको होमवर्क दिया होगा कि जेड इफेक्टिव निकालना है। ये हमारा प्रीवियस वर्क है। दैट्स जेड इफेक्टिव किसके निकालने के लिए कहा था, लिथियम के लिए फाइंड आउट करने के लिए कहा था, बेरिलियम के लिए कहा था और एक आपको बोरॉन के लिए कहा था। पार्ट 3 में हर बार एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। तो लास्ट टाइम आपको दिया था लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करना। अगर मैं लिथियम के लिए फाइंड आउट करती, यहाँ से कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है वो। लिथियम का आती है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, बेरिलियम की 1s2 2s2 एंड बोरॉन की क्या रहेगी बच्चे, 1s2 2s2 एंड 2p1। ओके, 2p1। तो अब एक बात बताइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप ट्रेंड की बात कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आपका जो ट्रेंड रहेगा वो कुछ इसी तरह से रहेगा, है ना। चलिए अब मेरे को निकालना है 1s2 2s1 का जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, जेड इफेक्टिव निकलेगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सिग्मा फाइंड आउट करेंगे इसके लिए।
आपको सिखा रखा है सिग्मा फाइंड आउट करेंगे तो 1.7 आएगा एंड 1.3 आपको जेड इफेक्टिव मिलेगा। सिमिलरली आप बेरिलियम के लिए करेंगे जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वैसे तो पार्ट 3 देख लो आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब सिग्मा फाइंड आउट करना 4 माइनस 2.05, क्योंकि इस पर हम क्यों टाइम खराब करेंगे ना, जब आपको एक बार आ गया 1.95। ओके, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ जेड इफेक्टिव की तो मेरे पास आएगा जेड माइनस सिग्मा, अगेन जेड कितना होता है बोरॉन का नंबर 5 और सिग्मा कितना 2.3, यू विल बी गेट 2.7। तो सबसे जो मेन बात है, देखने वाली जो बात है जिसको आपने समझना है बात को, वो यह है कि आपके पास लिथियम का आया 1.3, बेरिलियम का 1.95 और बोरॉन का 2.7, यानी जब आप लेफ्ट टू राइट गए तो जेड इफेक्टिव क्या कर गया, जेड इफेक्टिव आप देख सकते हो जेड इफेक्टिव 1.3, 1.95, 2.7 इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है बाय स्लेटर्स रूल से भी मैंने आपको दिखा दिया ये, ठीक है। इसका यूज करना है कहीं पर, इसीलिए कराई है ये चीज, रेडियस में डायरेक्ट यूज करते हैं इसका। ओके, तो ये तो हो गया आपका जेड इफेक्टिव, सिर्फ ये बताया आपको कि लेफ्ट टू राइट आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट इससे हमें इसके बाद अगर हम बात करेंगे ना अपनी, तो जनरलाइजेशन की बात कर लेते हैं। हम करेंगे जनरलाइजेशन की बात। हमने जनरलाइज क्या कर दिया, देखो जनरलाइज करना जरूरी होता है, उससे क्या होता है थोड़ा इजी काम हो जाता है जनरलाइज में। अगर आपको कहते हैं किसके लिए, सेकंड पीरियड के लिए, अगर आप लिखो जनरलाइजेशन में फॉर द सेकंड पीरियड, सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, अभी आपके सामने दिखाया भी है मैंने, ये जो मैंने सॉल्व किया ना इसी से मैंने जनरलाइज किया है। इससे मैंने जनरलाइज कैसे किया, सेकंड पीरियड के लिए ये सभी सेकंड पीरियड के हैं। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सब सेकंड पीरियड के हैं। अगर वो आपसे पूछता है ना सेकंड पीरियड के लिए जेड इफेक्टिव निकालो, तो आपने ना बच्चे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप ये जनरलाइजेशन कर सकते हो 0.65 n+1, 0.65 n+1, आप इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। वेयर n क्या है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको एक शो करके भी दिखाऊंगी, ठीक है कैसे रहेगा। और ये सिर्फ एप्लीकेबल जो फॉर्मूला लिखा है जेड इफेक्टिव पर रहेगा। जैसे आपको उन्होंने कहा कि भाई चलो बोरॉन का निकाल कर बताइए, बोरॉन की आप क्या लिखेंगे बच्चा, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, आप ये लिखेंगे, ठीक है। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जस्ट आपको क्या करना है, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, जस्ट वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे 3, वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 3, तो आपका जेड इफेक्टिव जो आ जाएगा बच्चे वो कितना आएगा 0.65, 3+1 एंड 3+1 कितना होता है 0.65, 3+1 इंटू 4 देर विल बी गेट 2.6। तो आपका बोरॉन का जेड इफेक्टिव 2.6 आया और यहाँ पर जो बोरॉन का आया था जेड इफेक्टिव वो 2.7 आया था, तो नियरली अबाउट इक्वल ही है। ओके तो ये जनरलाइजेशन है, दैट्स अ नॉट कि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड पर एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड पीरियड पर एप्लीकेबल रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ एक और जनरलाइजेशन है आपके लिए, वो है फॉर द 3D सीरीज। 3D सीरीज कौन होती है, सती यानी कि सती विक्रमन फिगोनिकोजन, यानी कि स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल वाली सीरीज है। अगर उसकी बात आएगा, मतलब लिख लो आप इसको, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कई बार भूल जाता है ना बंदा, तो उनकी सीरीज रहेगी ये। उसके लिए जो आपका जेड इफेक्टिव रहेगा, उसके लिए आपका जो जेड इफेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा 2.8, जर्नलाइजेशन है 2.85 + 0.15 n, और n वही लास्ट इलेक्ट्रॉन। और ये एक चीज, हाँ एक चीज मैं भूल गई, ये स्पेशल जेड इफेक्टिव है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, नॉट अ, मतलब ये नहीं है कि आप सबके लिए लगाओगे, सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर उन्हें स्पेशली पूछ लिया डी के लिए तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये जनरलाइजेशन है, आप इसको लिख लो, काम आ जाती है कई बार जनरलाइजेशन चीजें, डायरेक्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन का भी वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। ये हो गया डन। उसके बाद आपका आता है एक इंपॉर्टेंट नोट, ये अभी स्लेटर रूल ही चल रहा है बच्चे, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट नोट। ये एक्सेप्शनल है थोड़ा, इंपॉर्टेंट नोट कम है, एक्सेप्शनल चीज ज्यादा है, ध्यान रखिएगा एक्सेप्शनल है। जैसे आपको उन्होंने कहा कि जिंक है, जिंक का निकालना है 1s2 जेड इफेक्टिव, 1s2 में जेड इफेक्टिव बताओ कितना आएगा। तो हर बच्चा क्या करेगा, मैं बताती हूँ क्या करेंगे, दो ही केसेस पॉसिबल होते हैं। आप सब क्या करोगे यहाँ पर, आप करोगे मैम 1s2 बड़ा इजी है, हम निकालेंगे जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। मैम जेड होता है 30 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 1s2 है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये आपने सिग्मा निकालना तो आप ऐसे ही निकालेंगे ना 2.1 × 0.35, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो शायद आपका आंसर आ जाएगा 30 - 0.35, 30 - 0.35, तो आप डायरेक्ट करेंगे 29.65। ओके
अगर मैं दूसरा बताऊं आपको कि आपको क्या करना है, जब वो बहुत नियर न्यूक्लियस से पूछता है, जब ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस, सॉरी, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से बिल्कुल पास वाली जब वो शेल का इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव पूछेगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल जो पास होगी, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाली शेल का इलेक्ट्रॉन अगर उसने पूछा, तो वहां पर वो क्या करता है, 0.35 ना यूज करके 0.30 आता है। उस वक्त आपका शील्डिंग कांस्टेंट में बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, 2.1, 0.30 आएगा बस बच्चे यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि 30 माइनस 0.30, तो सॉल्व करके कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 29.7 आ जाएगा, है इक्वली है, बट वो है ना थोड़ा एक्सेप्शनल चीज़ है कि वो ये वाला ना यूज़ करके आपका करेक्ट आंसर ये होगा, जब न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ वाली जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कहता है, तो वहां पर 0.30 होता है एज कंपैरिजन टू किसके, 0.35 के। तो ये एक्सेप्शनल चीज़ है, प्लस आपका ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप बनाकर रख लीजिएगा। ओके, now shall go to the next topic. There is a topic that there is a topic, तो यहाँ पर आपका टॉपिक आता है दैट्स अ पेरिफेरी, जो आज आपकी क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो सबसे और ये लास्ट टॉपिक है, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, किसके लिए, स्लेटर्स रूल के लिए, फिर मैं आपको रेडियस का या फिर ग्रुप वाला एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगी। तो पेरिफेरी की जब हमने बात की बच्चा, पेरिफेरी में क्या आता है, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर मोस्ट सरफेस, कि बाहर के सरफेस की बात कर रहा है वो, आउटर मोस्ट सरफेस, मतलब मेरे पास ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके बाद बहुत सारी शेल है, अभी तक आप फाइंड आउट करते थे जेड इफेक्टिव इस इलेक्ट्रॉन के लिए, अब आप जेड इफेक्टिव करोगे इस पूरे सरफेस के लिए, सरफेस की बात करोगे, तो सरफेस की बात करनी है तो ध्यान रखिएगा जब कभी पेरिफेरी का सवाल आएगा आपको ऑल इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड, सभी इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, काउंट करना है, सब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बच्चे, आपको काउंट करना है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी काउंटेड। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आपको दिखाया था नाइट्रोजन 7 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन 7 के लिए आपको पेरिफेरी का जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, पेरिफेरी, तो आप लिखेंगे जेड इफेक्टिव के लिए, अरे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, 1s2 2s2 एंड 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन को स्किप नहीं करोगे, आप सभी इलेक्ट्रॉन को लेंगे और सिग्मा फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैलेंस में कितने हैं बच्चे, p वाली है 3 और 2 5 होते हैं, इंटू 0.35 आ गया, माइनस कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इंटू 0.85 आ जाएगा, 2 प्लस आएगा, और इसे सॉल्व करना बच्चे एक बार जरा, 5 इंटू 0.35, 5 इंटू 0.35 आपका आ जाएगा 1.75 के अप्रॉक्सीमेट, और 2 इंटू 0.85 यू विल बी गेट 1.7, एंड जब आप दोनों को प्लस करते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 3.45, यू विल बी गेट 3.45। तो ये डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन ही कराया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, कि एक ही क्वेश्चन आता है, दो बार तो मैं देख चुकी हूँ पेपर में, पेरिफेरी फॉर द नाइट्रोजन 7 आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, सिर्फ पेरिफेरी का मतलब पता होना चाहिए, पेरिफेरी जिसमें आउटर मोस्ट सरफेस की बात करते हैं और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाता है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरी। ओके, पेरिफेरी उसमें आप बोलेंगे, देन यहाँ पर आपका जो रहेगा सिग्मा, आप सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से सिंपली सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करके, बस ये आपका जेड इफेक्टिव रहता है। उसके बाद आप जेड इफेक्टिव तो निकाल ही लेंगे ना यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्लेटर रूल है वो खत्म होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, स्लेटर रूल के लिए हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, देख सकते हो आप, हम स्लेटर रूल के लिए कितना कुछ डिस्कस कर आ गए हैं। ओके, हाँ देखो, जनरलाइजेशन सिखा दिया आपको स्लेटर रूल के लिए, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट बता दिया, यहाँ से कहानी शुरू की गई थी आपकी डी शेल के लिए, क्योंकि स्लेटर रूल जो है आपका यहाँ से बहुत एडवांस टॉपिक रहता है, ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तब इसकी असला जो इसका यूज है ना असली, वो तभी आपको पता चलेगा स्लेटर रूल का। ओके, चलिए अब मैं आपको नया टॉपिक करा देती हूँ, स्लेटर रूल तो खत्म हो गया, आपका छोटा सा टॉपिक है टू फाइंड द पीरियड एंड द ग्रुप एंड द ब्लॉक, सिर्फ वही टॉपिक है। चलिए आपको कराते हैं टू फाइंड, यस, लिखिए टॉपिक, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लिया करो, टू फाइंड
द पीरियड ग्रुप नंबर एंड अ ब्लॉक आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, टू फाइंड द पीरियड ग्रुप नंबर एंड द ब्लॉक। तो मैं अपने वही फेवरेट एग्जांपल की बात करूंगी, दैट्स एटॉमिक नंबर 83। एटॉमिक नंबर 83, मैं एटॉमिक नंबर 83 की बात करूंगी और इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया आपको पार्ट 3 में। पार्ट 3 देख लेना बच्चों इसका ज़रूर, वहाँ पर आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रही हूँ अभी। अगर मैं डायरेक्ट एडवांस कराने बैठ जाऊँ आपको तो फिर वही बात आएगी कि आपको अभी ब्लॉक पीरियड वगैरह निकालने नहीं आते, स्लेटर्स रूल एप्लीकेबल करना नहीं आता, तो फिर हम कैसे करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल को। पर इतना है कि कंप्लीट केमिस्ट्री होगी आपकी, इतना कंफर्म है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक। आप ब्लॉक को देखेंगे, ब्लॉक से आप इजीली काम कर सकते हो। यहाँ पर शायद एस के लिए बन जाए, एस के लिए होगा यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट आता है एस ब्लॉक के लिए बच्चा। एस के लिए क्या है, अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा ये एस ब्लॉक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होता है, एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू एस सब शेल, अगर वो एस सब शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो मेरे पास NS1 - 2 होता है, यानी कि NSX, जो X है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो आपका जो X है ना, वही आपको बताएगा कि कौन सा ग्रुप नंबर है, वही आपको बताएगा कौन सा ग्रुप नंबर आपका चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल भी दें, अगर हम इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, रुको एक सेकेंड, हम कलर यूज़ करते हैं, या हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए, इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, और एक एग्जाम्पल इधर करेंगे। जैसे मेरे पास है सोडियम, मैंने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सोडियम का लास्ट आप क्या लिखते हो, 3s1। तो बच्चा यहाँ पर S में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसे देखकर ही कह दोगे कि मैम ये आपका S ब्लॉक का है, बिल्कुल सही है, S ब्लॉक का है। और अगर मैं आपसे ग्रुप नंबर पूछूं तो आप कहोगे मैम क्योंकि S के ऊपर 1 लगा हुआ है तो 1 का मतलब है कि ये ग्रुप फर्स्ट से है, ये ग्रुप फर्स्ट से है, वेरी गुड, ये ग्रुप फर्स्ट से ही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें हीलियम को जानते हो ना, हीलियम का पूछ लें, तब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे मैम हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2। तो मैम देखा जाए तो S है तो हम इसे S ब्लॉक का बोलेंगे, और देखा जाए अगर 2 है तो इसको हम ग्रुप 2 भी बोलेंगे, हम इसे ग्रुप 2 भी बोलेंगे। बट दिस इज योर एक्सेप्शनल केस, एक सिर्फ इस केस को छोड़कर बाकी सब पर ये रूल एप्लीकेबल होगा एस ब्लॉक का, ये आपका एक्सेप्ट केस है, एक्सेप्शनल केस है बच्चे। हीलियम का केस आपका एक्सेप्शनल केस है, जिसमें वो आपका कहाँ से होता है, वो आपका ग्रुप 18 होता है और पी ब्लॉक का है, ना तो वो एस ब्लॉक का है, वो पी ब्लॉक का होता है, और ना ही वो ग्रुप 2 का है, वो कौन से ग्रुप का है, 18 ग्रुप का है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हीलियम एक्सेप्शनल चीज़ है, बाकी सब पर आपका एस ब्लॉक का ये वाला जो रूल आपको सिखाया है ये एप्लीकेबल होगा, ओके। फिर आते हैं मेरी बात किसकी, पी ब्लॉक के लिए। अगर हमसे पूछे कि वो पी ब्लॉक का बताएं, पी ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, अगर हमसे वो कहे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, आपका पी सब शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो एंटर होगा वो पी सब शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। पी सब शेल का मतलब होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा है वो आपसे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप नंबर की। ग्रुप नंबर क्या रहेगा, बड़ा इजी है, 12 में ऐड कर दीजिएगा जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पी शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पी, जितने भी पी सब शेल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आप उसे बोल दीजिएगा ग्रुप नंबर है। जैसे कि मेरे पास आता है नाइट्रोजन का है कितना होता है, 2s2 2p3। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड किया गया, पी में, तो कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। और ये क्या है, बैलेंस में कितने हैं, 3 है। तो आप ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, ग्रुप नंबर के लिए आपने देखा पी ब्लॉक का है तो पी के लिए मैंने अलग से लिखवाया था 12 प्लस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बैलेंस में, देख सकते हो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 12 और 3 15, तो कौन सा आ जाएगा 15। तो जो आपका नाइट्रोजन है वो 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा, ओके। देन आपका आता है थर्ड नंबर पर डी के लिए, दैट्स फॉर डी, जिसमें आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, वही कहानी डी ब्लॉक में, सॉरी डी सब शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सब शेल में रहेगा और उसे आप क्या बोल दोगे कि डी ब्लॉक से है, उसे आप बोल देंगे डी ब्लॉक से है। जैसे कि क्रोमियम 24 है, अच्छा इसके लिए ग्रुप नंबर तो लिख लो, ग्रुप नंबर कितना होता है इसके लिए, डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस में कितने प्रेजेंट है, प्लस
डी में कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी, डी में कितने प्रेजेंट है। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का क्या होता है, आर्गन, आर्गन 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो आप बताएं एस में कितने हैं, एस में कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट इनका सम करना है आपको, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए जस्ट सम करना है। ग्रुप नंबर के लिए आप क्या करेंगे, एस में कितने हैं 1, एस में कितने हैं 1 और डी में कितने हैं 5, इनको प्लस करो 6, तो आपका जो ग्रुप नंबर रहेगा क्रोमियम के लिए वो 6 आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ लिया करो, डाउट डिस्कस वेरी फ्रीली ऑन द टेलीग्राम ग्रुप है अल्का कैम और इंस्टाग्राम पर कैम अलियम है, आप यहाँ से पूछ सकते हो। चलिए अब लास्ट आता है आपका फोर्थ, दिस इज योर फोर्थ एंड द लास्ट इज दैट अ लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आपका किस में आ जाता है, ये इजी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका किस में चला जाता है, एफ सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एफ सबशेल में चला जाएगा मतलब कि एफ ब्लॉक में, मतलब कि एफ ब्लॉक में चला जाएगा। अभी एफ ब्लॉक की भी अगर मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक में ध्यान रखिएगा हमेशा ग्रुप नंबर 3 रहेगा, एफ ब्लॉक का हमेशा ग्रुप नंबर 3 रहेगा। क्यों ग्रुप 3 रहेगा, जैसे आप स्कैनेडियम की बात कर लो, स्कैनेडियम टाइटेनियम और लिट्रियम लेंथेनम और जिरकोनियम हैफनियम, ये होता है। तो आपका जो एफ ब्लॉक है ना वो कहाँ पर लाई करता है, वो यहाँ पर लाई करता है, इसके बीच में, यहाँ से शुरू होता है इस तरह से इनके बीच में लाई करता है, तो उससे आप क्या बोलोगे कि वो हमेशा ग्रुप 3 से रहेगा एफ ब्लॉक। ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज, ऑलवेज जो ग्रुप नंबर रहेगा, ऑलवेज ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक के लिए 3 रहेगा। कभी कभी पूछ लेते हैं एफ ब्लॉक से, आपको ये देखना है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में ऐड हुआ है ना तो एफ ब्लॉक से हुआ और उसका ग्रुप नंबर हमेशा 3 रहेगा, उसका ग्रुप नंबर क्या रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। तो ये तो कहानी थी आपकी टू फाइंड द पीरियड ग्रुप ब्लॉक की, मैंने आपको बताया है टू फाइंड, टॉपिक था टू फाइंड द ग्रुप नंबर एंड द ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए बताया, पी ब्लॉक के लिए बताया, डी के लिए बताया और आपको एफ ब्लॉक के लिए भी बता दिया। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर हो गया। अब मैं अगर स्टार्ट करा दूँ थोड़ा सा आपको, वैसे तो पार्ट 5 में डिस्कस होगा कंप्लीट, पार्ट 5 में आपको कंप्लीट डिस्कस कराएंगे रेडियस के बारे में, आपको कंप्लीट बस इतना सा बताऊंगी, अभी जस्ट स्टार्ट करा देती हूँ सिर्फ वर्ड रेडियस का मतलब। अब रेडियस अगर आपसे पूछे तो आप मुझे बहुत इजीली आंसर बताएंगे कि मैम जो न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है और जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल सही बोला आपने, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। बस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई टू फाइंड, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, वैसे मैं तो आपको बताऊंगी बट आप नेक्स्ट पार्ट में क्या आप तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। वाई टू फाइंड द रेडियस इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्यों है आपको रेडियस को फाइंड आउट करना, वाई टू फाइंड द रेडियस इज डिफिकल्ट, राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर कि हम रेडियस को फाइंड करना टिपिकल क्यों है, वाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर में, इंटरव्यू के टाइम तो बहुत पूछा जाता है कि रेडियस को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट क्यों है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा है, एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन आप सब कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें इस पॉइंट का डाउट है, ताकि मैं आपको पार्ट 5 इसका जब आएगा उसमें डिस्कस करा दूंगी। ओके बच्चा, एंड आफ्टर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल अलियम केमिस्ट्री, ये मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो अलियम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करेंगे और इसकी जो बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस है उनको भी देखिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो कैम अलियम के नाम से है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलती हैं, जो ऑर्गेनिक का जो शॉर्ट रिएक्शंस होता है ना वो वहाँ पर मैं बहुत सारी अपलोड करती हूँ। और टेलीग्राम पर आपको मेरी असाइनमेंट्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और बुक मिलेंगी। जस्ट आपको ज्वाइन करना है ग्रुप अल्का कैम और इंस्टाग्राम पर कैम अलियम, और सब्सक्राइब द चैनल अलियम केमिस्ट्री, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और थी कि यहाँ पर मैंने ना वो नोट्स अपलोड कर दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, और मैंने सबके किए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का भी किया, ऑर्गेनिक का भी किया, इनऑर्गेनिक का भी किया, तीनों मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना और अपने आप नोट बनाने हैं, ठीक है। अगर किसी और चैप्टर के चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा।